Hello everyone, I hope you guys are set to give your board accountancy exam और उसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। रैपिड रिवीजन करेंगे फॉर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। यस, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का रैपिड रिवीजन और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वीडियो ध्यान से देखो, आपका सब एडजस्टमेंट्स क्लियर हो जाएगा। सो हियर वी गो। हम सबको पता है फाइनल अकाउंट्स हमें क्यों करना है, बराबर। हम डबल एंट्री सिस्टम से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, ये भी हमें पता है। लेकिन फाइनल अकाउंट्स का जरूरत क्या है? क्योंकि हम ये डबल एंट्री सिस्टम से बाकी जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं राइट फ्रॉम 11, जर्नल हो, लेजर हो या सब्सिडरी बुक्स हो या ट्रायल बैलेंस हमने बनाया है, वहां पे हमें प्रॉफिट या लॉस नहीं मिल रहा दोस्तों, बराबर है। और हमें फाइनेंशियल पोजीशन भी नहीं समझ रहा, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितने हैं, कैपिटल कितना इन्वेस्टेड है पार्टनर का। तो ये सब अगर आपको याद है, हमने ये सब पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में कि क्यों हमें बुक कीपिंग रिक्वायर्ड है। ये बेसिक क्रक्स है अपना बुक कीपिंग का, और जो हमें फाइनल अकाउंट से मिलता है, जर्नल में नहीं मिल रहा। हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट लॉस भी नहीं मिल रहा, फाइनेंशियल पोजीशन भी नहीं मिल रहा, लेजर में भी नहीं मिलता है, ट्रायल बैलेंस में भी नहीं मिलता है। लेकिन उसके लिए हम बनाते हैं इसीलिए फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनता है वो भी हम देखेंगे। आई होप यू गाइज आर अवेयर ऑफ इट। आपको पहले से पता है ये बात, बट फिर भी एक बार झटपट फटाफट देख लेते हैं ताकि आपका लास्ट मिनट रिवीजन रेडी हो जाए। सो ये सब के लिए हम बना रहे हैं फाइनल अकाउंट्स, और दो मेजर ऑब्जेक्टिव इससे अचीव होगा। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस समझेगा, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन समझेगा। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि आई होप ये सब थियरी आपने ऑलरेडी कर लिया है। फाइनल अकाउंट्स क्या है ये हमें पता है, लेकिन उसमें क्या क्या लिखना है इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे फिलहाल। सो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट, और एक बैलेंस शीट बनेगा जिसको हम बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट, करेक्ट। अभी ये कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या लिखना है, इसके रिजल्ट्स क्या क्या होंगे, ये सब का प्रैक्टिस फटाफट हमें करते रहना है। सो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। Preparation of final accounts in case of partnership firm is similar to sole trading concern except division of profit or loss. हमने 11th स्टैंडर्ड में भी तो किया है फाइनल अकाउंट्स, खाली सोल प्रोप्राइटरशिप का किया था। अभी पार्टनरशिप में क्या चेंज है, तो पार्टनर्स है कई सारे, तो जो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है। तो ये बेसिक चेंज हो गया, बाकी सब तो आप जानते हो यार। चलो देख लेते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट में सबसे पहला क्या है। तो सबसे पहला रेवेन्यू स्टेटमेंट है ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अभी प्रॉफिट लॉस कैसे मिलता है गाइस, टोटल एक्सपेंसेस टोटल इनकम से कम है, मतलब टोटल इनकम ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा, और टोटल एक्सपेंसेस ज्यादा है तो हमें लॉस होगा। ये तो हमें पता है, सिर्फ वो अकाउंट के हिसाब से हमें लिखना है, राइट। सो ये सब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखेंगे। देख लो रेवेन्यू स्टेटमेंट में दो है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिलाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट दिलाएगा। ऑब्वियसली लॉस भी हो ही सकता है, बट बेसिक अगर हमें जानना है तो ये दोनों नॉमिनल अकाउंट्स है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है। उसमें लिखना क्या है, तो एक्सपेंस लॉसेस और इनकम गेन लिखना है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। तो एक्सपेंस लॉसेस के दो टाइप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, याद आया क्या रे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो पार्ट है वो सब जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट पार्ट है वो सब जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये देख लो, सेम फॉर इनकम्स एंड गेन्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमने किया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या, तो ये पढ़ लो, व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। आपके पास पॉज का बटन है, हाँ, मेरे पास नहीं है पॉज का बटन क्योंकि मुझे ढेर सारा आपका एडजस्टमेंट्स करवाना है, लेकिन आपके पास है तो आपको ये पढ़ना है बहुत ध्यान से। पॉज करो, पढ़ो, आगे बढ़ो फटाफट। चलो, सो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसके ये एग्जांपल्स हो गए। आई होप ये अभी आपको पता है, ये लेवल पे आपको ये सब पता होना ही चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं। ये कहां पे जाएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा, तो डायरेक्ट इनकम ही जाएगा। मतलब ऑल डायरेक्ट वाला पार्ट विल गो इन ट्रेडिंग अकाउंट। ये देखो डायरेक्ट इनकम क्या होता है और इसके एग्जांपल्स। सिमिलरली इनडायरेक्ट वाले जो पार्ट्स है, भले एक्सपेंस हो या इनकम्स हो, वो जाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। लुक एट दिस, व्हाट इज इनडायरेक्ट इनकम, उसके एग्जांपल्स देख लो। याद आ रहा है सब ना, वेरी गुड। और फिर इनडायरेक्ट इनकम के एग्जांपल्स देख लो। एक्सपेंसेस के हमने देख लिए, ये इनडायरेक्ट इनकम्स या गेन्स के एग्जांपल्स है। इनडायरेक्ट मतलब सेल्स छोड़ के लगभग सभी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी
ये देख लो, ऑल नॉमिनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आर क्लोज एंड ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये देखो, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट का स्पेसिमन है। ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या हमें लिखना है ये सब बात दिया है। लुक एट दिस, ओपनिंग स्टॉक, परचेस एंड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे अभी हमने बात किया। और दूसरा बात, क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखेंगे, सेल्स, करेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक, और क्या, इट इज टोटल्ड, और जो बैलेंस आएगा उस हिसाब से हम उसको बोलेंगे प्रॉफिट या लॉस। अगर इनकम ज्यादा है, क्रेडिट मतलब इनकम ना, तो इनकम ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस मिलेगा। बोथ मतलब बोथ नहीं, दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा, लेकिन दोनों में से जो भी आएगा, आइदर और, विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा अपना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, तो उसके बारे में अभी जान लेते हैं। ये देखो, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट हो या ग्रॉस लॉस हो, हमें वो ट्रांसफर करना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अभी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या क्या लिखना है, तो सबसे पहले ये तो ट्रांसफर हो ही गया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस लॉसेस लिखेंगे डेबिट साइड पे, और इनडायरेक्ट इनकम गेन्स लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। अभी इसके बाद टोटल लेंगे, जो भी बैलेंस आएगा, अगेन अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब इनकम ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट कहलाएगा, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है तो नेट लॉस कहलाएगा। द ओनली थिंग हियर इज, ये जो नेट प्रॉफिट या लॉस है वो हमें पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं था, एक ही बंदा था, उसका ही सब प्रॉफिट, यहाँ पे पार्टनर्स है तो उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। देख लो, अभी फिलहाल टेम्पररी हमने पार्टनर्स का नाम लिया एक्स एंड वाई, कुछ भी पार्टनर का नाम होगा, कितने भी पार्टनर्स होंगे उनमें उनके रेशियो में हमें ये डिवाइड करके देना है। नाउ वंस वी टॉक अबाउट ट्रेडिंग पी&एल, बचा क्या, ट्रेडिंग पी&एल के बाद बचा बैलेंस शीट। तो पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, तो कैपिटल्स एंड लायबिलिटीज लिखेंगे एक साइड पे, दूसरे साइड पे लिखेंगे एसेट्स। नाउ कैपिटल इज आल्सो टाइप ऑफ लायबिलिटी इटसेल्फ। ये देखो, कैपिटल और लायबिलिटी ये अपने लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड हो गए बैलेंस शीट के। अभी इसमें लिखना क्या है, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन, पहला अकाउंटिंग इक्वेशन अपना बचपन का, मतलब 11th स्टैंडर्ड का अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, बस ये प्रूव करवाना है हमें यहाँ पे, ठीक है। सो ये देख लो, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, मतलब ही क्या, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी यहाँ पे लिखेंगे, एसेट्स यहाँ पे लिखेंगे, तो वो बन जाएगा अपना इक्वेशन। चलो अभी एक्चुअली आता क्या है, तो नॉमिनल अकाउंट्स कहां पे आ गए रे, ट्रेडिंग पी&एल में। वेरी गुड, आपका ध्यान है इसका मतलब। और बाकी क्या बचा, तो बाकी बचा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट्स और रियल अकाउंट कहां पे आएंगे, देखो पर्सनल अकाउंट में वी माइट हैव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, पैसा आना है वो बंदे से कि उसको देना है, उस हिसाब से। तो इफ पर्सनल अकाउंट इज हैविंग डेबिट बैलेंस, उसको एसेट्स में लिखा जाएगा, एंड इफ पर्सनल अकाउंट इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, उसको लायबिलिटी में लिखा जाएगा। ये देखो, एसेट में भी आ सकता है, लायबिलिटी में भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द बैलेंस। और दूसरा बच्चा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या क्रेडिट बैलेंस होता है भाई और उनकी बहनों, नहीं, रियल अकाउंट खाली डेबिट बैलेंस ही दिखाता है, और इसीलिए रियल अकाउंट अगर आपके पास है तो वो 100% एसेट में लिखा जाएगा। ये देखो, एसेट साइड में देयर इज नेवर अ क्रेडिट बैलेंस इन रियल अकाउंट। सो एसेट में और एक आ गया रियल अकाउंट। बैलेंस शीट तो एकदम मक्खन है यार। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, लेकिन बैलेंस शीट में बैलेंस आना चाहिए क्या रे? नहीं, बैलेंस शीट शुड गेट टैलीड, दोनों साइड सेम, एसेट जितना ही कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल आ जाना चाहिए। देखो, इन केस बैलेंस शीट, ये देखो, ये मैच होना चाहिए दोनों टोटल्स। आगे बढ़ते हैं। ये नेट प्रॉफिट और लॉस शोड इन बैलेंस शीट एज एडिशन और डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल। ये देख लो, ये पूरा फॉर्मेट आपका फाइनल अकाउंट्स का बन गया। ये देखो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट। जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो बैलेंस शीट में हम कैपिटल अकाउंट में ऐड करेंगे, प्रॉफिट रहेगा तो, और लेस करेंगे लॉस रहेगा तो, ऑब्वियसली। अभी सबसे मेन पार्ट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का सबसे मेन पार्ट, आपको पता है ना, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में दो टाइप पे क्वेश्चन आता है, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस दिया जाता है आपको, समरी दिया जाता है उसका, और फिर आपको आता है एडजस्टमेंट, मतलब ही एडिशनल इंफॉर्मेशन। अभी एडजस्टमेंट मतलब क्या, आइदर इट इज अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन और रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। तो हम सबको ये भी पता है कि ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट आता है और एडजस्टमेंट्स का दो इफेक्ट आता है, ठीक है। सो ये भी हमें याद रखना है, अनरिकॉर्डेड और रॉन्गली रिकॉर्डेड। तो ट्रू एंड फेयर वैल्यू के लिए हमें उसका डबल इफेक्ट देना पड़ेगा, एडजस्टमेंट का, ट्रायल बैलेंस का नहीं। अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना,
मेथड ऑफ कैपिटल, आपने इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप ऐसा अगर छोटा सा स्मॉल पार्ट किया है तो आपको पता है देयर आर टू मेथड्स, ठीक है, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का। वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अदर इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हैज नॉट स्पेसिफाइड अ पर्टिकुलर मेथड टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट, तो इट इज एट पार्टनर्स विल, उनके डीड में क्या लिखा है उस हिसाब से वो कैपिटल का मेथड डिसाइड करेंगे। सो इट माइट बी फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड, ये पार्टनर्स पे डिपेंडेंट है, लेकिन हमें दोनों के बारे में जानना है। अगर क्वेश्चन में आपके ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन दिया है अबाउट करंट अकाउंट तो हमें वो अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है करंट अकाउंट का, कैपिटल आप डायरेक्टली लायबिलिटी साइड पे लिख सकते हो। कैपिटल अकाउंट अलग से बनाने का 12th स्टैंडर्ड में कोई भी जरूरत नहीं है। कैपिटल यू कैन डायरेक्टली राइट ऑन लायबिलिटी साइड, करंट अकाउंट है तो बनाना पड़ेगा। सो ये देख लो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, इन सच केस ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू कैपिटल आर गिवन इफेक्ट्स इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ। कैपिटल अकाउंट मतलब हम लायबिलिटी साइड पे इसका इफेक्ट देते हैं, हमने किया है बहुत सारा क्वेश्चन। और अगर ये देखो जो भी कैपिटल है लायबिलिटी साइड पे लिख दिया, जो भी एडजस्टमेंट है उधर ही कर दिए। इफ इट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, नाम ही क्या है फ्लक्चुएटिंग, मतलब कैपिटल चेंज हुआ चलेगा, ठीक है। दूसरा नाम क्या है फिक्स्ड कैपिटल, मतलब दूसरा मेथड, दूसरा नाम नहीं, दूसरा मेथड क्या है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, नाम ही क्या है फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल चेंज होके नहीं चलेगा बाबा। तो इसके लिए मुझे कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको मैं बोलूंगा करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये हमें ध्यान से देखना है फाइनल अकाउंट्स में कि करंट अकाउंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं दिया है, हम सुखी अपने हिसाब से करते रहेंगे जो भी एडजस्टमेंट्स है। चलो नाउ इट इज टाइम फॉर एडजस्टमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे वही सब सेम इंफॉर्मेशन दिया है, लाइक आई सेड, अगर आपको पॉज करके ये सब इंफॉर्मेशन पढ़ना है, गुड टू गो। तो आगे बढ़ते हैं, चलो हियर वी गो। एडजस्टमेंट्स आ गए, एडजस्टमेंट्स ही सबसे जरूरी, हर एक एडजस्टमेंट का डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट हमें देना ही है। सो पहला एडजस्टमेंट जो हमेशा आता है इट इज क्लोजिंग स्टॉक। इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपको दो वैल्यू दिया जा सकता है, मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लोअर लिखने का, हमेशा विच एवर इज लोअर, दोनों नहीं लिखने का एक एक साइड पे, दोनों साइड पे एक ही अमाउंट लिखने का जो कम वाला है। अगर दो अमाउंट दिया है तो का बात है ये आगे, ये देख लो ट्रेडिंग क्रेडिट में भी वही लिखा और बैलेंस शीट के एसेट में भी वही लिखा, ये पहला एडजस्टमेंट। दूसरा आता ही है डेप्रीसिएशन, 90% ऑफ द टाइम्स आया है, ठीक है। डेप्रीसिएशन मतलब क्या, ये अगर आपको पता है, 11th स्टैंडर्ड में पूरा चैप्टर किया है सर हमने डेप्रीसिएशन का। सो अगर आपको पता है व्हाट इज डेप्रीसिएशन तो इफेक्ट तो इजीली मिल जाएगा। डेप्रीसिएशन का मीनिंग ही क्या है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। तो पहला इफेक्ट क्या, एसेट से माइनस करो, जितना डेप्रीसिएशन का परसेंटेज बोला या अमाउंट डायरेक्ट दिया तो वो अमाउंट माइनस करो। सो फर्स्ट यू हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम द स्पेसिफिक एसेट, कंसर्न्ड एसेट। और दूसरा डेप्रीसिएशन इज लॉस, एसेट कम हो रहा है, इसके लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में इनडायरेक्ट वाला पार्ट है। ये देखो एसेट से माइनस होगा और प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा। आगे बढ़ते हैं तुरंत, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस विच आर स्टैंडिंग आउट, मतलब अभी भी पे करना बाकी है, एक्सपेंस पेएबल है, करंट ईयर का ही है लेकिन पेएबल। तो क्योंकि करंट ईयर का ही है, मुझे अगर करेक्ट प्रॉफिट या लॉस चाहिए मुझे वो कंसीडर करना पड़ेगा ना करंट ईयर का एक्सपेंस। तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे टू कंसर्न एक्सपेंस, ऐड करेंगे टू कंसर्न एक्सपेंस। और फिर क्योंकि ये पेएबल है, अभी तक पे नहीं किया है, भले करंट ईयर का है, हमने उसको लिखना है बैलेंस शीट लायबिलिटी। ये देखो भले ये एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में हो या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हो, डिपेंडिंग अपॉन, जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग बोला है या सैलरी आउटस्टैंडिंग बोला है, वेजेस रहेगा तो ट्रेडिंग में करने का ये इफेक्ट पहला, सैलरी बोला तो प्रॉफिट लॉस में, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से दोनों में आ सकता है ये आउटस्टैंडिंग। सो जैसे यहां पे ऐड कर दिया और लायबिलिटी पे लिख दिया। आपको शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करना है, शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करना है, फुल फॉर्म लिखो, नहीं तो इधर देख के लिख दोगे OSEXP फुल। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग अभी हमने देखा, प्रीपेड का मीनिंग क्या हो गया रे, प्रीपेड पहले ही पे कर दिया, मतलब करंट ईयर का नहीं है बॉस, ये अगले साल का है या अगले कुछ सालों का है, लेकिन करंट ईयर का नहीं। अगर करंट ईयर का नहीं है तो करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस ढूंढने के लिए ये जरूरी है क्या, नहीं, तो हम उसको माइनस करें, साइड में रखें। तो पहला इफेक्ट क्या आएगा, लेस फ्रॉम कंसर्न एक्सपेंस। दूसरा
हमने पे तो करके रखा है, अभी क्या है, सर्विस आना है, सर्विस रिसीवेबल है। एनीथिंग रिसीवेबल क्या होता है, एसेट होता है। सो इसलिए बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे। ये दो इफेक्ट आ गया, देखो ध्यान से देखो कैसे लिखा है। खाली आपको शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करना है, बाकी तरीका यही अपनाना है। ये देखो एसेट साइड पे हमने लिख दिया, दिखा नहीं दिखा, अभी दिखा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम। जैसे अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला, वैसा ही आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब क्या, इनकम मिलना बाकी है बाबा, करंट ईयर का है, दे दो, लेकिन नहीं दिया है अब तक हमें। सो इनकम है करंट ईयर का, तो करंट ईयर के प्रॉफिट लॉस के लिए वो हमें लगेगा, लेकिन अब तक मिला नहीं है, रिसीवेबल है। सो करंट ईयर के इनकम में उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि करंट ईयर का ही है इनकम। और दूसरा एनीथिंग रिसीवेबल, अभी अभी बोला मैंने, एसेट साइड पे लिखेंगे। सुपर। आप लोग ना, मुझे ऐसा गूंज सुनाई दे रही है आपके भी आंसर्स की, तो ये बहुत अच्छा है। रैपिड रिवीजन के लिए मेरा थोड़ी है, आपका रिवीजन चल रहा है, तो आप आंसर्स दे रहे हो, ये बहुत अच्छा है, मुझे यहां तक सुनाई दे रहा है। इट इज वेरी गुड, कीप इट अप। ये कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होगा आपका, वो बाकी चैप्टर्स के लिए भी काम आएगा। चलो, सो बैलेंस शीट में हमें लिखना है ये एसेट साइड पे। और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये देखो, प्री रिसीव्ड इनकम। पहले ही मिल गया इनकम, मतलब करंट ईयर क्या है, रे ना, अगले साल का कुछ पहले ही मिल गया करंट ईयर में। तो करंट ईयर के प्रॉफिट लॉस के लिए जरूरत है क्या, माइनस करो, ठीक है, इनकम से माइनस करो। जो भी प्री में रिसीव हुआ है वो करंट ईयर का नहीं है, इसलिए उसको माइनस करके रखो अभी। और क्या करो, लायबिलिटी साइड में लिखो, पैसा मिला ना रे, लिया ना, हाँ, तो अभी सर्विस देना पड़ेगा, ठीक है। सो यू आर लायबल टू गिव सर्विसेज फॉर दैट मनी, या जो भी गुड्स है या जो भी है वो लायबल हो आप, तो इसके लिए लायबिलिटी साइड पे आएगा। ये देख लो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और क्या, लायबिलिटी साइड में पहले तो हमने लेस कर दिया इनकम में से और लायबिलिटी में लिख दिया। आगे बढ़ते रहे, न्यू बैड डेट, ओ हो बैड डेट्स, आरडीडी, ये अपने फेवरेट है कि नहीं एडजस्टमेंट्स, देख लो, बैड डेट्स और आरडीडी। बैड डेट्स मतलब क्या, डेटर से पैसा नहीं मिला, तो जितने डेटर्स थे उतने पूरे रिसीवेबल है क्या, अभी नहीं, कम कर दो उसको, उतना पैसा नहीं मिलने वाला बैड डेट जितना। सो लेस फ्रॉम डेटर्स, सबसे पहला बात, लेस फ्रॉम डेटर्स। और क्या, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, क्यों, लॉस है, पैसा गया मेरा, ठीक है। सो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। सर ये न्यू मतलब क्या, न्यू कुछ नहीं रही है, मैंने आपको बोला था, देखो न्यू मतलब जो एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिए, और अगर ट्रायल बैलेंस में भी बैड डेट्स दिए तो उसको क्या बोलोगे, क्या बात है, ओल्ड, बहुत बढ़िया। चलो, सो ये इफेक्ट आ गया, देखो देखो देखो, यही तो मैं आपको बता रहा था, है ना। सो अगर एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी बैड डेट्स दिया, उसको ओल्ड बैड डेट्स तो बोलेंगे, लेकिन ये जो न्यू बैड डेट्स अभी अभी आपने ताजा ताजा इधर लिखा कि नहीं प्रॉफिट लॉस में, वो ओल्ड वाले में ऐड करके लिखोगे। फिर दो बार अलग अलग बैड डेट्स क्यों लिखने का, एक ऑलरेडी था, एक नया आ गया, दोनों ऐड करके लिखो। यही वो पॉइंट बता रहे, बाकी कुछ नहीं, इंग्लिश में बता रहे, खाली मैंने हिंदी में बताया। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। क्या है, देखो, क्या है रे बाबा, न्यू बैड, वापस आ गया। हाँ, ये देखो, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में हमें उसको यहाँ ऐड करना है, वही वाला, वापस नहीं आया, वही वो जो हमें दिया था ना नोट, उसका खाली इफेक्ट बताया है। चलो हाँ, ये एक बार एग्जांपल देख लो। एग्जांपल में सन्ड्री डेटर्स 1,05,000 और बैड डेट्स 5,000, ऐसा ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो बैड डेट्स ऑलरेडी है मेरे पास ट्रायल बैलेंस में, उसको क्या बोलेंगे। आहा, मस्त यार, सुनने में भी कितना मजा रहा है आपसे आंसर्स। ये ऐसे आंसर पूरे साल भर जाने दो, अभी क्या हुआ वो जाने दो, अभी क्या करना है वो देखते हैं। सो बैड डेट्स 5,000 ऑलरेडी दिए हैं, और फिर एडजस्टमेंट में क्या बोला, फर्दर बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ 2,000। फर्दर मतलब नहीं, अभी और, ठीक है। सो ये न्यू, ये ओल्ड। चलो इफेक्ट कैसे देना है, आपको याद है, लेस करना है डेटर्स से, और क्योंकि ऑलरेडी ओल्ड बैड डेट्स है उसमें ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट्स, एडजस्टमेंट के इफेक्ट दे रहे हैं हम। हाँ चलो ये देख लो, दोनों इफेक्ट देख लिए, बढ़िया। लिखते कैसे हैं, ये देखो, सॉल्यूशन में पहले बैलेंस शीट में डेटर्स लिख दिया, अमाउंट ये जो है कॉपी किया, उसके बाद ये जो बैड डेट्स है माइनस कर दिए, फिर टोटल आउटर में अगर और कोई एडजस्टमेंट नहीं है डेटर्स पे, फिर प्रॉफिट लॉस पे पहले ये वाले बैड डेट्स लिख लिए, बाद में उसमें ये एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स ऐड करेंगे, हम एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स ऐड करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर।
गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, ओनर ने खुद गुड्स विड्रॉ किया है। देख लेते, पहली बात तो गुड्स गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, ये आप 12th बोर्ड के लिए याद ही रखो फाइनल अकाउंट्स में। गुड्स गोइंग आउट ऑफ बिजनेस किसने लिया, क्यों गया, कैसे गया, हमें नहीं लेना देना। गुड्स जा रहा है ना तो ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखो, सेल के वक्त गुड्स जाता है ट्रेडिंग क्रेडिट में लिख देना, ये भी ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखेंगे। और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट आएंगे जिसमें गुड्स जा रहा है बिजनेस से। ट्रेडिंग क्रेडिट पहला इफेक्ट याद ही रखो, गुड्स गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग क्रेडिट में पहला इफेक्ट आएगा। दूसरा, अभी ये ओनर ने लिया रे बाबा, ओनर ने मतलब उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स, खुद ओनर लेके जा रहा है गुड्स। सो ड्रॉइंग्स का क्या करते हैं हम, ड्रॉइंग्स का ये देखो ट्रेडिंग क्रेडिट में एक इफेक्ट तो आ गया। दूसरा इफेक्ट क्या, कैपिटल से माइनस, ड्रॉइंग्स क्या होता है, कैपिटल से माइनस होता है। सो लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखेंगे, उसमें से ये ड्रॉइंग्स जो है, गुड्स जो गया है वो माइनस करेंगे क्योंकि ओनर लेके गया उसको। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड में यहां पे एडजस्टमेंट नहीं कर सकते ना, तो क्या करने का, करंट अकाउंट डेबिट साइड पे लिखने का। ठीक है, तो कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट में ये याद ही रखो, या तो आप डायरेक्ट यहां पे इफेक्ट दोगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के वक्त, फिक्स कैपिटल में करंट अकाउंट में क्या इफेक्ट आएगा वो भी यहां पे दिया है, वो याद रखो। ये देखो आगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ही रिकरिंग वाले एक्सपेंडिचर में नॉन रिकरिंग डाल दिए। कैसे लोग हैं, लेकिन होता है, अभी कभी कभी होता है जल्दबाजी में, झटपट पटापट करने के चक्कर में। तो चलो ये यहां पे देखो एग्जांपल लिया, एक्सपेंस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट इज कैपिटल, गलती से उसको रेवेन्यू में डाल दिया है। ठीक है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, गलती सुधारना पड़ेगा। तो हमने अगर उसको रेवेन्यू एक्सपेंस में ऐड कर दिया है, पहले उसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंस से वो माइनस कर लेंगे, उसमें डाल दिया था ना गलती से, तो अभी वो माइनस कर दिया। और क्या करेंगे फिर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब ये एसेट में ऐड होना चाहिए, है ना। जिन्होंने डेप्रिसिएशन चैप्टर ठीक से किया लास्ट ईयर, बहुत बार हमने ये देखा था कॉन्सेप्ट, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला। सो ये एसेट में ऐड होना चाहिए, वो एसेट में ऐड कर लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो पर्टिकुलर एसेट है उसमें ऐड करेंगे जिससे रिलेटेड ये एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्स पेबल इंक्लूडेड और डिसऑनर्ड बिल, बिल्स पेबल में बिल डिसऑनर हो गए। अभी डिसऑनर्ड बिल का मुझे अलग से बताने का जरूरत नहीं है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद है ना। तो ये देख लो, बिल्स पेबल पहला इफेक्ट क्या आ जाएगा, लेस फ्रॉम बिल्स पेबल। क्यों, क्योंकि अभी ये डिसऑनर हो गया बाबा, इसका पैसा नहीं देने का है, तो बिल्स पेबल से पहले माइनस कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, दूसरा इफेक्ट, ये देखो बिल्स पेबल से माइनस तो किया, दूसरा इफेक्ट क्या, अरे बिल पेबल डिसऑनर हुआ है, खाली क्रेडिटर को उतना पैसा देना ही पड़ेगा बाद में, बिल्स पेबल जो लिख दिया था क्रेडिटर को, उतने से क्रेडिटर वापस बढ़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, ऐड टू क्रेडिटर्स, अमाउंट ऑफ बिल इज नाउ पेएबल टू क्रेडिटर्स अगेन, तो क्रेडिटर में ऐड, मतलब देखो लायबिलिटी में ही दोनों इफेक्ट आ, बिल्स पेएबल से माइनस हुआ और क्रेडिटर में ऐड हुआ, मतलब लायबिलिटी इंटैक्ट रहा प्लस माइनस, लेकिन ये दो इफेक्ट देना पड़ेगा। बोलोगे सर इफेक्ट ही नहीं देते ना, फिर बिल्स पेएबल क्रेडिटर का अमाउंट बदलेगा ना, वो हमें दिखाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर थेफ्ट ट्रांजिट, गुड्स अगर लॉस हो रहा है फायर थेफ्ट या ट्रांजिट से, मतलब वापस क्या, गुड्स जा रहा है बिजनेस से, ये याद आया क्या, अब भी बताया रही 2 मिनट पहले, गुड्स गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, रीजन में भी व्हाटएवर, पहला इफेक्ट क्या रही, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट्स, पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग क्रेडिट। और दूसरा, ये गुड्स जा रहा है बाबा, बिजनेस से जा रहा है, अगर इसके अगेंस्ट हमें कुछ इंश्योरेंस नहीं निकाला है, तो जितना गुड्स गया पूरा लॉस हो गया मेरा, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस डेबिट, क्योंकि इनडायरेक्ट माना जाएगा। सो ये देखो, ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस डेबिट में लिखेंगे। अब भी आया पॉइंट, इफ एनी इंश्योरेंस क्लेम इज एडमिटेड टू दैट एक्सटेंट सच लॉस इज डिक्रीज्ड एंड अमाउंट ऑफ क्लेम रिसीवेबल इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। सर इंग्लिश में दिया, इंग्लिश में, तो क्या आएगा, तीसरा इफेक्ट आता है क्या, ये नहीं, ये दूसरा ही इफेक्ट है। डेबिट वाला इफेक्ट खाली 2 जगह पे लिखना है, ठीक है, तो एक बैलेंस शीट में भी इफेक्ट आएगा। सर ये इंग्लिश क्या खेल रहे हो सर आप, इंग्लिश एग्जांपल लेते हैं तो समझेगा, अच्छे से एग्जांपल लेते हैं, डोंट वरी। ये देखो, गुड्स वर्थ 10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अगर इतना ही बोला है कि 10,000 का गुड्स जल गया, तो क्या करेंगे, ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस डेबिट में लिखेंगे। ये देख लो, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000, लॉस बाय फायर 10,000, बराबर है। इतना ही बोला है तो 2 हमने लिख दिया,
लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आया। ये देखो आगे अभी और भी कुछ कुछ बोला है। गुड्स वर्थ 10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 7,000 ओनली। 10,000 का गुड्स जला, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है नहीं 7,000 ही देंगे। एडमिट किया उन्होंने, क्लेम दिया नहीं अब तक, तो 7,000 रिसीवेबल है और गया कितने का गुड्स? 10,000 का, बराबर 7,000 रिसीवेबल, तो एक्चुअल लॉस कितने का हुआ? बस ये समझ गए, एडजस्टमेंट आ गया। सो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? दो ही इफेक्ट है, तीन जगह पे लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं? ये देखो, लॉस बाय फायर कितने का? 3,000 का। सो गुड्स तो 10,000 का गया कि नहीं? तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में हम गुड्स जा रहे हैं इसलिए लिख रहे ना, तो 10,000 उधर लिखेंगे। फिर अगला इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट में रिसीवेबल अमाउंट कितना है? 10,000 का गुड्स तो गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बोली है कि 7,000 हम देंगे आपको, तो 7,000 इज रिसीवेबल। तो फिर एक्चुअल लॉस कितने का हुआ? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखने का रीजन क्या है? लॉस है इसके लिए, तो लॉस 3,000 का ही है, तो उतना ही लिखेंगे। तो आप रीजन समझो, कौन से अकाउंट में या कौन से बैलेंस शीट में कहां पे लिख रहे हैं और क्या रीजन से लिख रहे हैं। ये गुड्स जा रहे इसलिए लिखा है, इसलिए 10,000 इधर लिखना जरूरी है। ये रिसीवेबल है इसके लिए एसेट में लिखा, तो 7,000 इधर, और 10 के बदले 7 मिलेगा, तो एक्चुअल लॉस है 3,000 का, तो यहां पे 3,000 है। When it is mentioned, डायरेक्ट खाली इतना ही था, जब पहला ही लाइन ये नहीं था एडमिटेड अ क्लेम वाला, तो दो ही जगह पे 10,000 का गुड्स गया और 10,000 ही लॉस हुआ, तो दो ही जगह पे खत्म किया। ऐसा पढ़ने का फटाफट सलाह, पुढे जाऊया। आगे क्या? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ऑब्वियसली इट इज एक्सपेंस फॉर द फर्म ना, पार्टनर से लोन ले रहे तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो अगर एक्सपेंस है तो प्रॉफिट लॉस डेबिट में आएगा, इट इज इनडायरेक्ट अगेन, है ना। सो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। और दूसरा, पार्टनर से रिलेटेड है कि नहीं? तो पार्टनर से रिलेटेड है, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल में एडजस्ट होगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जहां पे लिखे, कैपिटल में नहीं, सॉरी लायबिलिटी बोलना था मुझे, लायबिलिटी में हम पार्टनर्स लोन लिखेंगे, उसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे। लेकिन अगर इसमें रेट नहीं दिया है, ये देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड एट 6% पर एनम अनलेस रेट इज स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। स्पेसिफिकली रेट दिया है, वो रेट पे कैलकुलेशन करेंगे, कुछ नहीं बोला है तो 6%, ठीक है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, RDD, बैड डेट्स का हमने लिख लिया है। बैड डेट जैसा ही इसका ट्रीटमेंट आता है, बैड डेट्स जैसा सेम नहीं बोला है मैंने, बैड डेट जैसा ही इसका ट्रीटमेंट आता है। ये देखो, सबसे पहले डेटर से माइनस होगा और फिर हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है। ये देखो, पहले बैड डेट्स माइनस होगा, फिर नेट अमाउंट पे RDD कैलकुलेट होके माइनस होगा। हमेशा पहले बैड डेट्स माइनस होगा अगर बैड डेट्स रहेगा तो, और फिर माइनस होने के बाद जो डेटर का अमाउंट बच रहा है वो नेट अमाउंट पे ही RDD कैलकुलेट होगा, और फिर उसका दूसरा इफेक्ट देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे। ये देखो, मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था ऑन नो, ओल्ड न्यू, न्यू ओल्ड, उसमें से अभी न्यू वाला आ गया RDD, ठीक है। तो वो ये अपने प्रॉफिट लॉस के ऑन नो वाले फॉर्मेट में देख लो एक बार अच्छे से फॉर्मेट। अगर ये अमाउंट्स आपके पास है तो इसी तरीके से आपने लिखना है प्रेजेंटेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सन्ड्री डेटर्स, बैड डेट्स, RDD ट्रायल बैलेंस में दिया है, और फिर एडजस्टमेंट में भी बोला है RDD और बैड डेट्स के बारे में। ये देखो, 2,000 का फर्दर बैड डेट्स है और 5% का RDD है, तो ये दोनों क्या हो गया? न्यू, और ये दोनों हो गया ओल्ड। तो चलो इफेक्ट क्या देंगे? लेस फ्रॉम डेटर्स एंड प्रॉफिट लॉस डेबिट। देखो सोल्यूशन में, सोल्यूशन कैसे लिखा है ये ज्यादा जरूरी है अपने लिए। तो सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट तो हमने छाप लिया ट्रायल बैलेंस से इनर कॉलम में, फिर इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? तो बैड डेट्स माइनस करेंगे, न्यू वाले। ये हो चुके हैं, ये माइनस नहीं करना है कुछ भी, न्यू वाला पार्ट, एडजस्टमेंट वाला पार्ट माइनस करना है। सो 2,000 बैड डेट्स माइनस किए, फिर जो 50,000 आया ना उस पे 5% RDD निकाला। अगर आप ये माइनस ना किए होते और डायरेक्ट 52,000 पे 5% निकालते तो आंसर कुछ अलग आता कि नहीं, और 50,000 का 5% कुछ अलग आएगा। इसीलिए ध्यान से, शांति से, ठंडे दिमाग से करना है। पहले बैड डेट्स माइनस किया, नेट अमाउंट 50,000 पे 5% निकाला विच इज 2,500, और फिर आउटर में गया, ये हो गया एसेट साइड पे। दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस डेबिट में, इसमें 4 अमाउंट है अपने पास लिखने के लिए। इसका हमने अभी तक पहला इफेक्ट ही लिखना है, तो पहला वो इफेक्ट लिखेंगे, फिर उसमें इसका दूसरा इफेक्ट ऐड करेंगे, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू RDD।
और फिर माइनस करेंगे इसका पहला इफेक्ट, ओल्ड आरडीडी का। एक ही इफेक्ट है, पहला मतलब एक ही इफेक्ट है, वो माइनस करेंगे। अब ये देखो, फॉर्चुनेटली ये तीनों का टोटल माइनस ये हमें पॉजिटिव अमाउंट मिल रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये तीनों का टोटल माइनस ओल्ड आरडीडी किया तो कुछ अमाउंट नेगेटिव है। देखो, इफ फाइनल अमाउंट इज नेगेटिव देन पोस्ट ऑन द क्रेडिट साइड एज बाय ओल्ड आरडीडी। अगर ये फाइनल अमाउंट नेगेटिव होता है, इधर लिखना ही नहीं है, वो उसको क्रेडिट साइड पे लिखने का। ऐसे पैरेलल लाइन पे लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पे नहीं लिखने का, पैरेलल लाइन पे यहाँ पे लिखने का बाय ओल्ड आरडीडी और अमाउंट इधर लिख देगा। ठीक है, इसका टोटल ले लो इधर और ओल्ड आरडीडी अलग से क्रेडिट साइड में ले, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अनरिकॉर्डेड सेल्स। अभी सेल रिकॉर्ड नहीं की है, मतलब रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। अगर हमें कुछ नहीं बोला है तो वी अज्यूम इट एज क्रेडिट सेल्स। ठीक है, यूजुअली वी अज्यूम फाइनल अकाउंट्स में, वी अज्यूम इट एज क्रेडिट सेल। नहीं तो 11th वाला मुझे बताओगे सर कैश होता है ना। फिर एड टू सेल्स, सबसे पहले अगर सेल रिकॉर्ड नहीं की है तो जो सेल्स है उसमें वो रिकॉर्ड कर लो पहले, अनरिकॉर्डेड वाला पार्ट। और दूसरा इफेक्ट जाएगा, क्या जाएगा? तो ये हमें डेटर्स में ऐड करने पड़ेंगे। एज वी आर अज्यूमिंग कि क्रेडिट में सेल किया है तो सामने वाले से पैसा लेना है, सो डेटर्स अपने बढ़ जाएंगे उसमें। सो एसेट साइड पे पहले डेटर्स का अमाउंट, फिर हम लिखेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स। आपको याद रखना है, कभी भी आप डेटर्स पे कोई भी एडजस्टमेंट करते हो तो आरडीडी या बैड डेट से पहले वो एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, अभी तक जितना हमने एडजस्टमेंट किया है उसमें डेटर्स पे एनी अदर एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग दिस, फिर बैड डेट्स माइनस होगा, फिर नेट अमाउंट पे आरडीडी माइनस होगा। ये सीक्वेंस फॉलो करना है, एनी अदर एडजस्टमेंट, बैड डेट, आरडीडी। आगे बढ़ो, इसलिए यहां पे बोला है बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ आरडीडी, ये सब एडलेस करके लेना है आपको। फिर क्या है? अनरिकॉर्डेड परचेस। अनरिकॉर्डेड सेल हो गया, अभी अनरिकॉर्डेड परचेस। सो अनरिकॉर्डेड परचेस के लिए भी क्या, परचेस में पहले ऐड करेंगे, रिकॉर्ड नहीं किया तो अभी रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट पे परचेस लिखेंगे, उसमें अनरिकॉर्डेड वाला अमाउंट ऐड, उसमें से फिर क्योंकि परचेसेस दिया है, वी आर अज्यूमिंग कि हमने क्रेडिट में परचेस किया है तो मेरे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, पैसा देना बाकी है। सो लायबिलिटी साइड पे विल एड इट टू क्रेडिटर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड अ डिसऑनर्ड बिल। अभी अभी हमने बिल्स पेएबल वाला ऐसा किया था, दोनों इफेक्ट लायबिलिटी पे आए थे, अभी इसके दोनों इफेक्ट एसेट पे आएंगे। बिल्स रिसीवेबल में अगर डिसऑनर्ड बिल इंक्लूडेड है तो सबसे पहले वो हटा देंगे उसमें से। ठीक है, डिसऑनर वाला पार्ट नहीं चाहिए हमें, तो बिल रिसीवेबल से माइनस करेंगे एसेट साइड में। दूसरा, बिल्स रिसीवेबल तो हमने कम कर दिया, लेकिन उतना पैसा हम डेटर से रिकवर करेंगे, राइट? सो ये डिसऑनर वाला पार्ट हम डेटर में ऐड बैक करेंगे। चलो, सो ऐड टू डेटर्स, मतलब दोनों इफेक्ट आ गया एसेट साइड में। देख लो, दोनों इफेक्ट आ गया एसेट साइड में। सर फिर इफेक्ट ही नहीं देंगे चलेगा क्या? एडेंट एसेट इतना ही इंटैक्ट रहेगा, एसेट साइड इंटैक्ट रहेगा, लेकिन डेटर और बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट चेंज होगा, तो वो दिखाने के लिए इफेक्ट तो देना पड़ेगा भाई। अब चलो आगे, पर्सनल एक्सपेंस इंक्लूडेड इन बिजनेस एक्सपेंस। वाह भैया, पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस में इंक्लूड किया। तो पर्सनल एक्सपेंस एक्चुअली लिखते हैं कि हम बिजनेस में नहीं लिखते, अभी लिख दिया है तो सुधारेंगे उसको। पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस में डाला है तो बिजनेस से हटा देंगे उसको, नहीं चाहिए हमें बिजनेस में कोई भी पर्सनल एक्सपेंस। सो फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम कंसर्न एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस जो है उसमें से वो पर्सनल एक्सपेंस माइनस कर देंगे। और दूसरा, अगर उसके लिए मैंने पर्सनल कैश यूज किया तो बात ही अलग था, लेकिन मैंने अगर वो बिजनेस के कैश से किया है तो फिर ये ड्रॉइंग्स है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे कैपिटल से भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल से माइनस करेंगे। और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड, फ्लक्चुएटिंग है तो ये, फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट डेबिट साइड पे जाए। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्या है? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, आरएफडीडी। बैड डेट्स हो गया, आरडीडी हो गया, अभी आ गया आरएफडीडी। सो आरएफडीडी, ये देखो, इट इज अ रिजर्व प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू बी अलाउड ऑन डेटर्स। अभी आरएफडीडी का भी ना आप अभी मीनिंग समझने जाओगे तो रैपिड रिवीजन में तो सब गड़बड़ हो जाएगा। डायरेक्ट इफेक्ट बताऊं तो वो आरडीडी जैसा है, आरडीडी जैसा मतलब क्या? आरडीडी क्या करते हैं? डेटर से माइनस करते हैं, और अगर न्यू अगर ओल्ड आरडीडी है, ठीक है, तो उसमें वो बैड डेट्स में ऐड करके लिखते हैं। वैसा ही यहाँ पे ओल्ड आरडीडी, न्यू आरडीडी, बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, ये सब ऐड लेस करके लिखते हैं।
वैसा ही यहाँ पे RFDD डेटर से माइनस होगा, और अगर डिस्काउंट है, डिस्काउंट नहीं डिस्काउंट, तो उसमें ऐड होगा। ये देख लो, सबसे पहले क्या करना है, RFDD का इफेक्ट बैड डेट जैसा, डेटर से माइनस। ये देखो अभी क्या हो गया, सीक्वेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। भाई और उनकी बहनों ध्यान दो, डेटर्स पे एनी अदर एडजस्टमेंट, भले वो अनरिकॉर्डेड सेल्स वाला जैसे हमने देखा है, ठीक है, या फिर और कोई डेटर्स पे एडजस्टमेंट रहेगा, वो सब पहले कर लो। फिर अगर न्यू बैड डेट्स है तो वो माइनस करो, नेट अमाउंट पे RDD कैलकुलेट होगा, वो माइनस होगा। फिर वो माइनस होने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा उस पे RFDD का परसेंटेज कैलकुलेट होगा, नेट अमाउंट पे हमेशा, ठीक है। ये सीक्वेंस आपने अगर उल्टा पुल्टा कर दिया, आपका अकाउंट फिर भी टैली होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो RFDD का कैलकुलेशन करोगे वही आप अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिख रहे हो तो टैली तो होगा, लेकिन वो रॉन्ग टैली होगा। तो इसलिए ये सीक्वेंस मेंटेन रखना है हमें। एनी अदर एडजस्टमेंट, बैड डेट, न्यू RDD, RFDD, यही तरीके से हम इसको मार्क करेंगे हमेशा। और फिर दूसरा इफेक्ट क्या होगा, तो अगर आपके पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में लिखना है तो डायरेक्टली वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। इफ डिस्काउंट अलाउड इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस तो उसमें ऐड करके लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी डिस्काउंट ही है डेटर्स पे, तो डिस्काउंट अलाउड में ऐड करके लिखेंगे। जैसे यहां पे हमने RDD के वक्त, बैड डेट्स के वक्त ये सब एडजस्ट करके लिखा था वैसे। चलो आगे है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो जैसे हमने डेटर्स से माइनस करके प्रॉफिट लॉस डेबिट में लिखा, वैसे यहां पे क्या करेंगे, क्रेडिटर्स से माइनस करेंगे और प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे। ये देखो, डिस्काउंट और क्रेडिटर्स है ना ये, सो क्रेडिटर से माइनस होगा पहली बार और प्रॉफिट लॉस क्रेडिट पे आएगा। ये देखो, क्रेडिटर से माइनस किया। एनी अदर एडजस्टमेंट इफ यू हैव ऑन क्रेडिटर्स, वो जो डिसऑनर ऑफ बिल या ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स पे पहले कर लो, फिर लास्ट में RFDC का एडजस्टमेंट करो, और फिर यहाँ पे हम उसको लिख देंगे। अगेन इफ यू हैव डिस्काउंट रिसीव्ड, उसमें ऐड करके लिखोगे तो चलेगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अभी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अगेन इज एक्सपेंस फॉर फर्म, क्योंकि कैपिटल लिया है तो उस पर इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। तो अगर एक्सपेंस है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में लिखेंगे, इनडायरेक्ट पार्ट है ये। और फिर दूसरा क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में ये ऐड करेंगे। कैपिटल भी रिटर्न करना है, उसके साथ इंटरेस्ट भी रिटर्न करना है, तो कैपिटल बढ़ेगा। सो इसके लिए अपना मतलब पार्टनर्स का, सो कैपिटल में ये ऐड करेंगे। ये देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सैलरी कमीशन टू पार्टनर ओनली इफ स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। अलग से हमें देना नहीं है, क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया तो ही सैलरी या कमीशन अगर रहेगा। अगेन इट इज एक्सपेंस फॉर फर्म, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे लिखेंगे। दूसरा, क्योंकि ये पार्टनर रिलेटेड है, पार्टनर्स कैपिटल में ऐड करेंगे। अगर पार्टनर्स कैपिटल के बदले करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे उसको। चलो, पार्टनर्स कैपिटल, ऐड सैलरी और कमीशन। पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, अगेन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स ओनली इफ गिवन इन क्वेश्चन। खुद से होके नहीं देना है कुछ भी, अगर मेंशन किया है तो पार्टनर्स ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट इज इनकम फॉर बिजनेस। तो अगर इनकम है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे आएगा। दूसरा बात, अगेन ये पार्टनर से रिलेटेड है तो पार्टनर्स कैपिटल से लेस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस होगा। ये देख लो, अगर करंट अकाउंट बनाना है तो वो डेबिट साइड पे जाएगा, वहां पे क्रेडिट साइड पे गया था। क्या, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब क्रेडिट पे गया था करंट अकाउंट के, ये डेबिट पे जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उल्टा है ना, इनकम है ये, वो सब एक्सपेंसेस थे। चलो अभी इफ डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग्स आर नॉट गिवन देन ऑन एवरेज बेसिस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज कैलकुलेटेड, दैट इज फॉर 6 मंथ्स। ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का बात हो रहा है अपना। अगर ड्रॉइंग का डेट दिया है तो वेल एंड गुड, देखो कब ड्रॉइंग की और कितना पीरियड के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर नहीं दिया है तो हमें 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट देना है ड्रॉइंग्स, ठीक है, ये याद रखो, पूरे साल का इंटरेस्ट मत दो। फिर आगे बढ़ते हैं, कैपिटल रिसीट इंक्लूडेड इन रेवेन्यू रिसीट। जैसे कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू में ऐड किया था, वैसा रिसीट अभी अगर कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट में इंक्लूड किया है तो पहली बात तो रेवेन्यू में से हटा दो, अगर उसमें इंक्लूडेड है तो एक्सक्लूड करो।
एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहला इफेक्ट तो क्या आएगा, हम लोग ये माइनस करेंगे फ्रॉम रेवेन्यू रिसीट। मतलब अभी एग्जांपल के लिए हमने लिया है सेल्स, सेल ऑफ मशीनरी इज इंक्लूडेड इन सेल्स, ऐसा सपोज एडजस्टमेंट है, तो सेल्स में से पहले सेल ऑफ मशीनरी माइनस करेंगे। अभी क्या हुआ है, तो मशीनरी का सेल हुआ है, तो मशीनरी में से वो माइनस हो जाना चाहिए था, वो इफेक्ट ही हमने नहीं दिया, हमने डायरेक्ट सेल्स में ऐड कर दिया उसको। ठीक है, सेल पड़ा, ऑफ मशीनरी आगे का पड़ा नहीं, तो हमने वो सेल में ऐड कर दिया था जिसमें माइनस करेंगे, और अभी मशीनरी से माइनस करेंगे क्योंकि सेल हुआ मतलब मशीनरी कम हुआ ना, सो इट इज डिडक्टेड फ्रॉम मशीनरी। ये देखो एसेट साइड पे, बस आगे बढ़ते हैं। ये देखो, व्हेन सेल वैल्यू एंड बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी सोल्ड आर डिफरेंट, अगर सेम ही है सेल वैल्यू और बुक वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो दो इफेक्ट दिया बात खत्म। लेकिन अगर डिफरेंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो माइनस करेंगे ना, दैट इज सेल वैल्यू। सपोजिंगली जस्ट फॉर एग्जांपल 10,000 का मशीन हम 7,000 में बेच रहे हैं, तो यहां पे 7,000 माइनस होगा, बट एक्चुअल मशीन कितने का गया है, 10,000 का गया है, तो एसेट साइड पे मशीन में से माइनस करते वक्त 10,000 लिखेंगे, यहां पे 7,000, यहां पे 10,000, बुक वैल्यू यहां पे, सेल वैल्यू यहां पे। अगर आपको ये वर्ड समझता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। अभी 10 का मशीन 7 में बेच रहे, मतलब लॉस हो रहा है 3 का, वो भी कहीं पे तो लिखना पड़ेगा ना। सो फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में अगर लॉस ऑन सेल है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है 10 का मशीन 12 में बेचा तो प्रॉफिट है। बाकी दोनों इफेक्ट सेम, कि यहां से 12,000 माइनस करेंगे, यहां से 10,000 माइनस करेंगे, और 2,000 का अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में लिखेंगे, लॉस है तो डेबिट पे, प्रॉफिट है तो क्रेडिट पे, एज सिंपल एज दैट। ये तो 12th के एग्जाम में अपीयर होने वालों को बताने का जरूरत नहीं ना, बढ़िया। सो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अगेन गुड्स जा रहे बिजनेस से, क्या आएगा इफेक्ट पहला, आहा क्या बात है, आप जो ये आंसर दे रहे हो ना अभी मुझे समझ रहा है कि आपका तैयारी अच्छा हो चुका है बोर्ड एग्जाम का। सो गुड्स गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट, ये आपने करेक्ट बोला, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। दूसरा, गुड्स आर गोइंग एज फ्री सैंपल्स, मतलब क्या कर रहे हैं हम, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपने गुड्स का, ये लो फ्री में यूज करके देखो, अरे ये लो यूज करके देखो, अरे ये लो यूज करके देखो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में आएगा। चलो आगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और स्टैम्प्स, अगर हमने स्टेशनरी लिया है, सपोज 10 पेन लिया है, उसमें से 8 यूज हुआ, 2 बचा, क्या करेंगे, फेंक देंगे, नहीं करंट ईयर के लिए लिया था, अभी करंट ईयर खत्म हो गया, अभी मैं यूज नहीं करता, नहीं रख देंगे, नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे उसको, है ना। तो स्टेशनरी अगर मैंने 10 रुपए का, मतलब 10 पेन के लिए खर्चा किया है और यूज 8 ही पेन किया है, तो 8 पेन का ही खर्चा बनता है ना ये साल में, तो इसलिए क्या करेंगे, 10 पेन में से 8 पेन का खर्चा माइनस कर देंगे। ये देखो 2 पेन का खर्चा माइनस करेंगे तो समझेगा करंट ईयर में 8 ही पेन का खर्चा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। सो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का पहला इफेक्ट, लेस फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंस, स्टेशनरी नहीं कोई भी रहेगा वो, स्टॉक ऑफ एनीथिंग लेस फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंस। दूसरा, ये जो 2 पेन बचा है वो क्या करेंगे, वो मेरे पास रखेंगे, ये मेरा एसेट है मेरे बिजनेस का, नेक्स्ट ईयर यूज होगा वो, तो इसके लिए दूसरा इफेक्ट देंगे बैलेंस शीट एसेट। ये देखो बैलेंस शीट एसेट से, एज सिंपल एज दैट। चलो, अगर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, देन इट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पहले जो भी ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दिया है वो लिखेंगे, और फिर एडजस्टमेंट वाला अमाउंट उसमें ऐड करेंगे, मतलब ये वाला अमाउंट ऐड करेंगे और फिर बाकी का माइनस करेंगे, एडजस्टमेंट वाला नहीं, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक एड स्टेशनरी जो ट्रायल बैलेंस में ही मिलेगा, और फिर अनयूज स्टॉक है वो माइनस करेंगे, द ओनली थिंग। आगे क्या है, परचेस ऑफ एसेट रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेसेस, एसेट परचेस किया, परचेस में लिखा, परचेस में क्या लिखना चाहिए, गुड्स, एसेट नहीं लिख सकते, तो हम माइनस कर लेंगे गुड्स के परचेस में से एसेट का परचेस। ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेस लिखा था गुड्स का, उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो अभी उसको एक्सक्लूड करेंगे, एसेट माइनस कर लेंगे, और एसेट परचेस किया बॉस, तो हमें वो एसेट साइड पे लिखना चाहिए, अगर ऑलरेडी एसेट है उसमें ऐड करना चाहिए। मशीनरी लिया है, ऑलरेडी मशीनरी है उसमें ऐड करो, फर्नीचर लिया है, ऑलरेडी फर्नीचर है उसमें ऐड करो। सो पर्टिकुलर एसेट में हम ऐड करेंगे कंसर्न एसेट में। ये देखो ये सब कब, बिफोर डेप्रीसिएशन। अगर डेप्रीसिएशन का अगर आपके पास इसका इफेक्ट है, मतलब एडजस्टमेंट है, तो डेप्रीसिएशन से पहले ऐड कर लो, फिर डेप्रीसिएशन देखोगे, बाबा ये कब परचेस किया, ये तो स्टार्टिंग से तो पूरे साल का, ये कब किया होगे 6 महीने बाद, तो 6 महीने का अकॉर्डिंगली डेप्रीसिएशन देंगे। सो कई सारे एडजस्टमेंट्स हमने देखे,
कुछ एडजस्टमेंट्स आपको डायरेक्ट देंगे, कुछ इनडायरेक्ट, मतलब क्या बोलते हैं इसको, साइलेंट एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट। तो हिडन या साइलेंट एडजस्टमेंट का एक तरीका है क्या, जो भी ट्रायल बैलेंस के अमाउंट के आगे या आइटम के आगे रेट, डेट या ब्रैकेट दिया है, ओपनिंग स्टॉक छोड़ के, कभी कभी स्टॉक और आगे डेट देते हैं तो अंडरस्टैंड ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, वो छोड़ के बाकी कोई भी आइटम पे रेट डेट या ब्रैकेट मेंशन किया है तो उस पे यूजुअली हिडन एडजस्टमेंट रहते हैं, देख लेने का कुछ इंटरेस्ट है क्या, कितने महीने का है, कब लिया है, अकॉर्डिंगली वो एडजस्टमेंट होगा। आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट है क्या, एक्सपेंस कितने महीने के लिए हमने पे किया, कितने सालों के लिए पे किया, ये सब ब्रैकेट में दिया रहता है। तो ध्यान से देख लो, आएगा तो इफेक्ट इसमें से ही, लेकिन वो हमें समझना पड़ेगा अलग से, डायरेक्ट दिया नहीं रहेगा स्टेटमेंट इसके लिए। और फाइनल अकाउंट्स में आपको पता है 12 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, 2-3 मार्क आप पकड़ लो ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे, तो 15-16 मार्क का क्वेश्चन। इफ वी टॉक अबाउट बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप प्लस फाइनल अकाउंट्स, ऐसा चैप्टर तो जाएगा वो लगभग 18 से 20 मार्क के लिए, क्योंकि बेसिक्स में से और 2-3 मार्क का शायद ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो बहुत अच्छा खासा वेटेज है ये चैप्टर को, उतने ही अच्छे से ये चैप्टर रिवाइज करो। अभी हमने रैपिड रिवीजन लिया है, एक आध क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो वो सॉल्व करो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट।